तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास जो है वो आपको पता है हम जो है सीटेट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। तो सीटेट की प्रिपरेशन में आज का जो पेपर लाई हूँ मैं वो है 2012 का, ठीक है, 2012 का ये पेपर है, जिसमें हम आज की जो क्लास होगी उसमें हम सामाजिक अध्ययन और विज्ञान यानी कि एसएसटी वाला जो पार्ट है वो करेंगे। ठीक है, तो 2012 का ये पेपर है, तो ये एक तरह से पीवाईक्यू हुआ है। ठीक है, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीटेट के लिए, तो ये क्लास है ही। लेकिन अगर आप एचपी टीजीटी आर्ट्स टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी इन क्लासेस को शेयर जरूर करें। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने बहुत सारी क्लासेस जो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी हुई है, और एचपी टीजीटी टैट जो है उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट डाली हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मैंने आपके लिए बनाई हुई है। तो आज की क्लास जो है इसमें सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट होता है, एसएसटी वाला पार्ट, उसके लगभग आते हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। तो हम उनमें से ये 15 और 16 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आए हैं, ये बताने के लिए कि किस तरह का पैटर्न जो है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। यहाँ से फायदे हमारे दो होने वाले हैं। एक तो ये कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है एग्जाम की वो कैसी चल रही है, और दूसरा ये कि हम यहाँ से पीवाईक्यू जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। 2012 के इसमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन आता है कि किस काल में कर प्रथा जो थी उसका विशिष्ट महत्व था। तो ऐसा कौन सा काल था जिसमें जो कर था वो उसका बहुत ज्यादा जो था महत्व था। तो ये था महाजनपद काल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना था महाजनपद काल जो था उसमें कर प्रथा का बहुत ज्यादा महत्व था। आगे आता है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी जो है वो अपना ये जो परिक्रमण है इसको पूरा करती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम परिक्रमण। आगे आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, ठीक है, का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 है जीवन के अधिकार से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित। और अगर यहाँ पे आपसे 21A पूछ लिया जाए तो 21A ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये है शिक्षा का अधिकार, यानी कि यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो बताया गया है। ठीक है, आगे आता है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। तो ये जो विश्व शांति का विचार था, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने इस विचार को आगे बढ़ाया। तो अकबर ऐसा मुगल शासक था जिसने विश्व शांति के विचार को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण जो संस्था है वो कौन सी है। तो कौन सी है? वो है संसद। ठीक है, पार्लियामेंट जो है उसके पास राइट होता है कि वो जो है वो भारत का सर्वोच्च कानून का निर्माण जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो ये संसद इसका सही आंसर होगा। आगे है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक क्लास बनाई हुई है। अगर आप उस क्लास को देख लेते हो तो आप सिख के जो जितने भी गुरु हुए हैं उनके बारे में बहुत आसानी से याद जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना आपने याद रखनी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। आगे आता है भारत में राज्य के राज्यपाल, ठीक है, की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारत में राज्य के राज्यपाल, जितने भी राज्य हैं उन सभी के राज्यपाल, जितने भी सभी राज्यों में होंगे राज्यपाल, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो करते हैं। ठीक है, आगे आता है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर राज्य जो है उसने सभी प्रकार के धर्मों को बराबर की स्वतंत्रता दे रखी है, वहां पे जो धर्म है वो चाहे वो कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वो राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जहां सभी मतदाता जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? एक ऐसा क्षेत्र है जहां के सभी जितने भी वोटर्स हैं, ठीक है, जितने भी मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधि यानी कि अपना जो मेंबर है उसको खुद चुनते हैं। ठीक है, उसका जो मत डालकर अपने मत का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? उस क्षेत्र को कहा जाएगा निर्वाचन क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर मतदान का प्रयोग करके जो प्रतिनिधि है उसको चुना गया है, तो इस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र जो है उसका नाम दिया जाएगा। आगे आता है कि दांडी यात्रा में को किसकी शुरुआत माना जाता है? अब दांडी यात्रा के बारे में बता चुकी हूँ। दांडी यात्रा जो थी इसमें गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ जो थी वो लगभग 400 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की थी। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को ये जो दांडी यात्रा हुई थी, ये आपने याद रखना है, 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा हुई थी। ठीक है, तो ये इससे किसकी शुरुआत हुई थी? ये जो दांडी मार्च हुआ था, आप यहाँ से यात्रा बोला गया है, मार्च भी कह सकते हो, ये जो दांडी मार्च हुआ था इससे किसकी शुरुआत हुई थी? तो इससे हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च जो है वो सेम ही है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि दांडी मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी वो मानी जाती है। आगे है कि जो सूफी संत होते हैं उनके मकबरे को क्या कहा जाता है? उनके मकबरे को दरगाह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। ठीक है, आगे आता है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने में सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि महाद्वीप जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है, जो महाद्वीप हैं उनके बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में, उनके आकार के बारे में बताने के लिए सबसे जो उपयुक्त सबसे उपयुक्त जो सामग्री मानी गई है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड। ठीक है, जो टीचिंग एड मानी गई है वो कौन सी है? तो वो कौन सी एड है? वो है ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब जो है उसमें हम बहुत ही आसान तरीके से महाद्वीप जो होते हैं उनके बारे में, उनके आकार के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में हम बता सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे उपयुक्त टीचिंग एड है। ठीक है, आगे है कि भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है। ठीक है, भूमि की एक ऐसी पट्टी है। ठीक है, पट्टी में आप एक लाइन कह सकते हो। भूमि की एक ऐसी संकरी पट्टी है जो दो भूखंडों को जोड़ती है। ठीक है, जो दो भूखंडों को जोड़ती है, तो उसे क्या माना जाता है या उससे क्या जाना जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भू संधि। ठीक है, आगे आता है, विश्व की 80% जो से अधिक जनसंख्या जो है ये कहाँ निवास करती है? तो 80% से अधिक जनसंख्या जो है ये निवास करती है एशिया व अफ्रीका में। कहाँ पर? एशिया व अफ्रीका में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। आगे है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल जो कलिंग है वो कहाँ पर है? तो कलिंग जो है ये कहाँ पर है? ये है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है,
तो ये वर्तमान में उड़ीसा में है, जहां पर अशोक द्वारा जो कलिंग की लड़ाई थी, जिसमें से उसका जिस लड़ाई को देखने के बाद, उस रक्तपात को देखने के बाद अशोक का जो मन था वो बदल गया था। वो बुद्ध के रास्ते पर या बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। वो एक सत्य अहिंसा को अपनाने वाला व्यक्ति बन गया था, न्याय के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बन गया था। तो ये जो कलिंग है, जहां पर उसके ने ये भयानक रक्तपात या भयानक लड़ाई देखी थी, जिस युद्ध के बाद उसका जो मन था वो बदल गया था कि नहीं, अब मुझे किसी की भी हत्या नहीं करनी है, मुझे केवल बौद्ध धर्म को अपनाना है और मुझे केवल सभी धर्मों का सम्मान करना है, मुझे सभी को बराबर मानना है। तो इस युद्ध के बाद उसका मन जो था वो विचलित हो गया था। वो उसने रक्तपात या युद्धों को छोड़ने का निश्चय जो था वो कर लिया था। तो ये जो कलिंग है ये है उड़ीसा में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को कैसे समझा जा सकता है। तो जो मानचित्र अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है या खुद भी हमें पढ़ना है, तो मानचित्र को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, रूढ़ी चिन्हों का ज्ञान जो है वो होना चाहिए। अब ये रूढ़ी चिन्ह क्या है, एक मानचित्र होता है, आपने अगर देखा होगा मैप को, तो मैप में बहुत सारी जो छोटी छोटी लाइनें हैं या बहुत छोटे छोटे जो साइन है वो बनाए गए होते हैं। तो अगर हमें उन साइंस का, उन लाइंस का ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हम जो है वो मैप को बहुत आसानी से जो है वो पढ़ पाएंगे। तो उन्हें ये जो साइंस और ये जो चिन्ह होते हैं, इन्हें रूढ़ी चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि पहाड़ों को दर्शाने के लिए चिन्ह बनते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको दर्शाने के लिए, मंदिर को दर्शाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें, सड़कों को दर्शाने के लिए। जैसे एक अगर सीधी लाइन खींची होगी और वो ब्लैक कलर की होगी तो वो सड़क होगी, ठीक है। और अगर लहराती हुई लाइन होगी और नीले कलर की होगी तो वो क्या होगी, वो नदी होगी, ठीक है। तो इस तरह के जो सभी साइंस हैं, सभी चिन्ह जो हैं, अगर हमें पता होंगे तभी हम मैप के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो इसको रूढ़ी चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम सर्वव्यापी भाषा कहते हैं, जिससे हम बहुत आसानी से मैप को समझ पाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो आज की क्लास जो थी वो सी टैट के लिए तो इम्पोर्टेंट थी ही, लेकिन अगर आप एचपी पीजीटी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी क्लास को जरूर शेयर करना है, और मेरी क्लास को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।